নমস্কার, রণজিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি সবাই ভালো আছেন। এটি আমাদের নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। দেখুন, দীপশিতা ধরের প্রতিভা নিয়ে আর কোনো কথা হবে না। সর্বভারতীয় মিডিয়া বিবিসি নিউজ তাকে কিন্তু শ্রেষ্ঠ কম বয়সী রাজনৈতিক প্রতিভা হিসাবে স্বীকৃতি দিল এবং তার রাজনৈতিক যে ক্যারিয়ার, সেখানে তিনি এমন একজন প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, সেটাকে তারা কুর্নিশ জানিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন তার সম্মুখে ছুড়ে দিয়েছিলেন। একটু শুনুন, তারপরে আমি বলি। विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन सबसे खास है यहाँ पे दीपशिता जो है अभी जेएनयू में पीएचडी कर रही हैं। शायद पॉपुलेशन ज्योग्राफी में माइग्रेशन पे आप पीएचडी कर रही हैं। दीपशिता, आप ये बताएं कि एक तरफ जगमोहन डालमिया की बेटी सिटिंग एमएलए अमीर बाप की बेटी हैं वो, उनकी पार्टी भी बहुत अमीर है, बहुत बड़ी है, उनसे आप कैसे मुकाबला कर रही हैं? जैसे हम जो वामपंथी लोग हैं, हमारी तो हमेशा मुकाबला हम लोगों के खिलाफ ही हुआ है। हम कहते हैं कि ये जो इस बार का चुनाव है, या वामपंथियों का जो राजनीति रहा है, वो हमेशा ही जो लोग पूंजीपति है, जो लोग गरीबों की, मेहनत कशों की जो श्रम है, जो लेबर है, उनसे जो पूंजी बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। এত সাবলীল এবং স্পষ্ট উত্তর, এতে মুগ্ধ বিবিসি কর্তৃপক্ষ। भारतीय लोकतंत्र में नैरेटिव चल नहीं रहा है। लोकतंत्र बहुत महंगा हो चुका है, चुनाव बहुत महंगा हो चुका है। एक प्रधान के चुनाव में लोग करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो पैसे तो खर्च हो रहे हैं इलेक्शन जीतने के बंगाल लिए। के जो इलेक्शन रहा है, 34 साल का हमारा जो रवायत रहा है, वहाँ पे ये जरूरी नहीं था कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपके पास पैसा होना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की चुनाव के लिए पैसा दिखावा ये जरूरी नहीं था। पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए संगठन जरूरी था। कितना ज्यादा आप लोगों के पास जा पा रहे हैं, कितना ज्यादा आपका संगठन मजबूत है, और हम उसी जो बलबूते है, वही जो बुनियादी सवाल है, उसके ऊपर चुनाव लड़। পুরো ওই রোড ইন্টারভিউটাতে দেখবেন যে এক একটা বাউন্সার তার সামনে কেমন ফেলা হচ্ছে, আর দীপশিতা সপাটে সেগুলো বাউন্ডারির বাইরে কিভাবে পাঠাচ্ছে। मैं इस बार का चुनाव देख रहा हूँ, एक तो धार्मिक लाइन पे पोलराइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, और अगर ये पोलराइजेशन आगे बढ़ता रहा तो किस तरफ बंगाल जा रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि इस बार का चुनाव बिल्कुल नए तरीके से हो रहा है? इस बार का चुनाव नए तरीके से है। जो बात आपने कहा कि जिस तरीके का पोलराइजेशन है, जिस तरीके से धर्म जात को एकदम राजनीति की मेन स्ट्रीम कर दिया गया है, इस बार का चुनाव का एजेंडा, अगर 2011 में चुनाव हो रहा था तो उस पर एक डिबेट था कि क्या हम कृषि करेंगे या फिर कारखाना बनेगा। इस बार का अगर चुनाव है, वो चुनाव धर्म के आधार पे हो रहा है, जात के आधार पे हो रहा है। कोई ममता बनर्जी को बेगम कह रहा है, ममता बनर्जी उन लोगों को मीर जाफर कह रही हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा ममता बनर्जी नहीं होने दे रही हैं। तो मीर जाफर, बेगम, जय श्री राम, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में शायद ऐसा नहीं होता था। पहली बार इस तरीके के नैरेटिव आ रहा है, और इसके इर्द गिर्द लोग जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं। जैसे इसलिए क्योंकि इन लोगों के पास मीडिया बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तो एक तरीके की नैरेटिव इनको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। पर उसके अपोजिट में, उसके विकल्प में हम हैं। हम कह रहे हैं, हो सकता है आप हिंदू है, हो सकता है मुसलमान है, पर नौकरी तो आपको भी चाहिए। अगर जय श्री राम बोलने पे, अगर अल्लाह अकबर बोलने पे आपका भूख मिट जाती, तब तो सारी समस्याएं समाधान हो जाता। हम पश्चिम बंगाल के जो छात्र नौजवान हैं, हम कह रहे हैं, आप जय श्री राम बोले, अल्लाह अकबर बोले, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलिए, ममता बनर्जी जिंदाबाद बोले, आपकी नौकरी के लिए हम संघर्ष करेंगे, आपकी शिक्षा के लिए हम संघर्ष करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। हमें लगता है लोगों की जो बुनियादी सवालें हैं, जिस तरीके से उनको दरकिनार करने की कोशिश है राजनीति में, उसका वो जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को रिवाइव करने की जिम्मेदारी हम पे है। বিবিসি নিউজও স্বীকার করলো যে এখানে ধর্মের ভিত্তিতে কোনোদিন নির্বাচনটা সংগঠিত হয়নি যতদিন বামেরা ছিল, কিন্তু এখন এই বাইনারিটা প্রকটভাবে মিডিয়া এবং এই রাজনৈতিক দলগুলো করছে বিরোধীরা, যেটাতে বামেদের কোণঠাসা করবার চেষ্টা। তার উত্তর কিভাবে সাবলীল ভঙ্গিতে দিলেন, এটাতেই আরো বেশি তিনি প্রশংসিত হয়েছেন এই সর্বভারতীয় মিডিয়ার কাছে। শুনুন তার পরবর্তী অংশ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो बताया गया कि वेस्ट बंगाल के जो मुसलमान हैं सबसे बुरी हालत में हैं। एजुकेशन का रेट बहुत ठीक नहीं है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी बहुत ठीक नहीं है, पर कैपिटा इनकम है उसमें भी ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, और ये आपके शासन में भी था। तो आप लोगों को कैसे कन्विंस कर रहे हैं कि जो 34 साल का शासन था ज्योति बसु का और बुद्धदेव भट्टाचार्य का, उससे वो शासन अलग होगा, वो नेतृत्व अलग है, वो आइडिया अब अलग है, कुछ अलग है, या फिर उसी नैरेटिव को लेकर आ रही हैं? जब सचार कमेटी का रिपोर्ट आया, बहुत सारे लोग जब सरकारी रिपोर्ट आते हैं उनको झुटलाने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल का जो वामपंथी सरकार है, हमने उनसे सीख ली, एंड वेस्ट बंगाल वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने ओबीसी
ए में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन चालू किया। सचार कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसको मानते हुए बहुत सारी राज्यों में जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसमें ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरी बात जो बात हम कह रहे हैं कि बुद्ध भट्टाचार्य और ज्योति बसु का नाम आपने लिया, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी चीज़ हम ठीक नहीं कर पाए, लेकिन ये बात हम गर्व के साथ कहते हैं कि पिछले 34 साल में एक दिन के लिए भी पश्चिम बंगाल के अंदर दंगा नहीं हुआ। 2002 साल गुजरात दंगा हुआ, देश की बहुत सारी जगह पे दंगा हुआ। 1992 बाबरी गिराया गया, देश के अंदर दंगा हुआ। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पे हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं हुआ। অনবদ্য জবাব দিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সবসময় জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একত্রে সহবাস এবং বন্ধুত্বের যেখানে একটা বাতাবরণ। শুনুন পরবর্তী অংশ। पुलिसिया दमन की बात कही जाती है, आपको मतलब याद होगा 1979 में जो मौरिक छापी की बात कही जाती है कि वहाँ से बांग्लादेश से माइग्रेट करके या मजबूरी में जो वहाँ पे दलित हिंदू आए उनके साथ पुलिस ने दमन किया। आप मतलब आधिकारिक रूप से कोई रिपोर्ट नहीं कितने लोगों की जान गई, लेकिन कहा जाता है कि हजारों लोगों की जान गई थी। तो वो भी आप ही के शासन में हुआ था, मतलब 2 साल ही पहले ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने थे, तो ये भी तो आप लोग के ऊपर दाग है ना। দেখুন কেন সর্বভারতীয় বিবিসি নিউজ দীপশিতাকে এই সময়ে সবচেয়ে কম বয়সী যুব নেতৃত্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এত বড় একটা বাউন্সার, এই বাউন্সারটাকে কিভাবে মাঠের বাইরে ফেলছে একটু লক্ষ্য করুন। नहीं, मरीज छापी में जो सरकारी आंकड़ा है वो ये कहता है कि 4 लोगों की मौत हुई थी, और सरकार का जो नैरेटिव है, इसलिए क्योंकि हम सरकार की बात ही कह सकते हैं, उनका ये था कि कुछ लोग मरीज छापी के अंदर, वो एक प्रोटेक्टेड एरिया था, फॉरेस्ट था, उसको बिना परमिशन लिए उसको काट के घर बनाए, वहाँ का जो टिम्बर है उसको वो लोग बेच रहे थे, तो उसके लिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और 4 लोगों की मौत हुई। ये जो 1000 लोगों की मौत एक्सेट्रा जो नैरेटिव है, उसके लिए कोई खास सबूत उस टाइम का जो पश्चिम बंगाल का सरकार था उनके पास नहीं था। ममता बनर्जी 2011 में जब सरकार में आई, उन्होंने एक कमीशन बनाया, मोरी छापे के लिए कमीशन बनाया, आनंद कुमार की हत्या के लिए कमीशन बनाया। हम तो कह रहे हैं आप कमीशन बनाई है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और अगर जो क्लेम किया जाता है कि ये लोग कल्प्रिट थे, सरकार का ऐसा इन्वॉल्वमेंट था, आप उसमें कार्रवाई कीजिए, उसमें अब सजा सुनाइए अगर ऐसा हुआ है। तो लेफ्ट फ्रंट के पास नया क्या है? ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य का जो सीपीएम थी, उनके बाद सीपीएम के पास उसके जो पास झोली है उसमें क्या नया है देने के लिए? हमारे पास मैनिफेस्टो है, जो उसमें हम बोल रहे हैं जो 100 दिनों का काम यूपीए 1 में हम शुरू किए थे, जब हमारा और कांग्रेस का मिलीजुली सरकार था, यूपीए 1 बना था, उसमें हम 100 दिनों का काम शुरू किया था। अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम उसको 150 दिन बनाएंगे, ये हम करके दिखाए हैं, उसका एक्सटेंशन होने वाला है। हम कह रहे हैं लॉकडाउन के टाइम हमने देखा किस तरीके से जो प्रवासी मजदूर है उन लोगों को सड़क पे चलने पे मजबूर कर दिया गया, कोई सोशल सिक्योरिटी उनके पास नहीं है। अगर हमारा सरकार बनता है तो प्रवासी मजदूरों के लिए हम अलग से दफ्तर बनाएंगे। ममता बनर्जी जैसे उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा, कई नेताओं को पत्र लिखा, तो इसको इस रूप में देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी कहीं न कहीं परेशान है चुनाव को देखते हुए। आपको भी ऐसा लग रहा है? अब परेशान तो वो है ही, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने बनाया था, जिन गुंडों के थ्रू, जिन मशीनरी के थ्रू उन्होंने इतने दिनों से इलेक्शन करवाया, अब वही सारे गुंडे, वही सारे चोर, अब वही सारे डकैत बीजेपी के पास है। तो उन्हें भी मालूम है कि जिस तरीके से वो पहले चुनाव जीतती थी उस तरीके से वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। उन पे जो मुस्लिम अपीजमेंट का जो आरोप लगता है, आप इससे सहमत हैं? मुझे लगता है उन्होंने बहुत अननेसेसरी सिंबॉलिज्म किया है, चाहे वो मुअज्जिम भाता हो, इमाम भाता हो, या फिर रेड रोड में जब इफ्तार किया जा रहा है वहाँ पे जाके नमाज पढ़ना हो, ये सब करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं था। क्या आपको नहीं लगता है कि लेफ्ट फ्रंट में सीपीएम में कोई एक बड़ा दलित नेता होना चाहिए था, एक बड़ा मुस्लिम नेता होना चाहिए था, ओबीसी से कोई होना चाहिए था, जो लगे कि मतलब एक इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन सबका हो? वेस्ट बंगाल का सोसाइटी है, उसमें जो डोमिनेंट कास्ट है, 3 डोमिनेंट कास्ट है, और हमने देखा है कि पॉलिटिक्स के अंदर इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, पर इसके मतलब ये नहीं हो जाता कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो ओरिएंटेशन है वो ब्राह्मणिस्टिक है या फिर वो पर्टिकुलर कास्ट को अपीस करते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर जो सोसाइटी था वो पार्टी सोसाइटी था। हमने कोशिश किया कि जो वर्टिकल सॉलिडारिटी है, जो आज नरेंद्र मोदी करने की कोशिश कर रहे हैं, कि एक यूनिफाइड हिंदू, जिस हिंदू आइडेंटिटी में एक ब्राह्मण भी है, एक शूद्र भी है, एक ओबीसी है, उन सब लोगों को वो हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वो कास्ट जो हायरार्की है, जो स्ट्रेटिफिकेशन है, उसमें हम कभी गए नहीं। हमने लोगों को क्लास से जोड़ा। अब हिंदू हो, मुसलमान हो, आप नहीं गई, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन में डाइवर्सिटी होनी चाहिए थी वो आप लोग नहीं कर पाए, इस बात से तो आप सहमत होंगे? पूरी तरीके से मैं सहमत नहीं हूँ। रामचंद्र डोम हमारा इतना बड़ा लीडर है, वो सेंट्रल कमेटी के मेंबर है, वो दलित परिवार से आते हैं। मोहम्मद सलीम का बात मैंने पहले ही कहा। अब हो सकता है कि एकदम सिंबल में अगर आप देखेंगे कि हम एक मतलब कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं हुआ, तो उस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास एक दलित तो इस मामले में सीपीएम प्रेसिडेंट है, हमारे पास भारत के अंदर एक दलित प्रेसिडेंट है, पर क्या इसका मतलब ये है? है? तो आपको बीजेपी में मिल जाएंगे, कांग्रेस में भी। जगजीवन राम भी बड़े नेता थे, लेकिन कांसी राम एक नेता थे जो कि चीजों को डिसाइड करते थे।
उनके हाथ में फैसला लेने की ताकत थी, वैसे नेता की मैं बात कर रहा मैं हूँ। वही क्वेश्चन कर रही हूँ, तो हमारा सवाल क्या है? क्या हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं? अगर हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देखें तो बीजेपी से ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेड पार्टी तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन उनका पॉलिसी क्या है? वो दलितों के लिए क्या किया है? ओबीसी के लिए क्या किया है? पिछड़े लोगों के लिए क्या है? उनका थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इन लोगों के लिए क्या है? हम कह रहे हैं हो सकता है, और ये बात मैं मानती हूँ, कहीं ना कहीं वामपंथियों के अंदर और भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन का आवश्यकता था, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन का कमी होना कहीं हमारा जो पॉलिसी लेवल है, हमारा जो ओरिएंटेशन है, पिछड़े दबे कुचले जो लोग तो हैं सीपीएम उनके लिए बदलेगी, काम करने में। सीपीएम बदलेगी। बुद्धदेव भट्टाचार्य और ज्योति बासु की जो सीपीएम थी, जो ये सवाल उठता है कि अपर कास्ट और कोलकाता का जो भद्रलोक था वो राजनीति डील कर रहा था, क्या सीपीएम उससे अब आगे निकलेगी या फिर वैसे ही रहेगी? हम हर दिन हर रोज बदल रहे हैं, समय का जो मांग है उसको सामने लेते हुए हम बदल रहे हैं। बहुत सारे बीजेपी खामियां ने थी। बदलने पे मजबूर कर दिया। नहीं, बीजेपी ने बदलने पे मजबूर नहीं किया है। पश्चिम बंगाल के लोग जो हमारे समर्थक हैं उन्होंने हमें हर दिन हर रोज बदलने की प्रेरणा दी है कि उनके लिए अगर हमें और भी बेहतर काम करना है तो हमको बदलना पड़ेगा, समय के साथ बदलना पड़ेगा। শুনলেন এবং শুনে নিশ্চিতভাবে বুঝে নিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সর্বভারতীয় মিডিয়া বিবিসি নিউজ কেন এই সময় দীপশিতাকে এই সময়ের শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে কম বয়সী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা এইরকম প্রতিবেদন আপনাদের জন্য বারে বারে তুলে আনবো। আপনাদের চোখ থাকুক @রণজিৎ।